हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में। आज हम क्या लेकर के आए हैं सर? आज हम लोग वेक्टर्स चैप्टर की समरी लेक्चर लेकर के आए हैं। समरी लेक्चर में बेटा बेसिकली आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसे समराइज करने का समय आ गया है। कई बार आप लोगों ने अब इसको खुद से रिवीजन कर लिया होगा, डीपीपीस कर ली होगी, इसके पीवाईक्यूज भी हम लोग पूरी तरीके से कर चुके हैं। साथ ही साथ में इसके आपने 1 से 2 टेस्ट ऑलरेडी दे भी चुके हो, तो कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई होगी आपको भी कि क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे हमारा ये समरी लेक्चर का मेन इंटेंशन जो देने का है, एक तो ये कि आपका रिवीजन हो जाए और दूसरा कि इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन जाए। तो यहाँ पे ये जो मैं लेक्चर लिखने जा रहा हूं या करने जा रहा हूं, थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि बेटा शॉर्ट नोट्स है, काफी शॉर्ट, प्रिसाइज और सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर हो, ये ज्यादा जरूरी है। हमें भले ही थोड़ा ज्यादा लग जाए पर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटनी नहीं चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य है या ये हमारा मेन इंटेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो बेटा सबसे पहले तो हमारा आ गया कि भैया चैप्टर क्या है और सब्जेक्ट क्या है, ये तो हम जानते ही हैं। और यहां पे हम क्या लिखना चाहेंगे बेटा? यहां पे हम लिखना चाहेंगे अपना टुडेज गोल। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम इसको हटा करके कंप्लीट चैप्टर लिख दें, आप समझ जाएंगे। कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बार बार उस बात पे नहीं जाऊंगा कि यार ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये हमारे फंडामेंटल्स हैं। फिजिकल में हमारी दो होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। मैं डायरेक्ट शुरुआत जो करूंगा वो वेक्टर से करूंगा कि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहली हेडिंग डालोगे आप वेक्टर्स। वेक्टर्स के पास दो चीजें होनी चाहिए बेटा। एक होना चाहिए उसके पास मैग्नीट्यूड, प्लस उसके पास क्या होना चाहिए बेटा? उसका खुद का डायरेक्शन। ये दो चीजें होनी जरूरी है। और सिर्फ इन दो बातों से काम नहीं हो जाएगी, ये तो हमारी एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है मस्ट ओबे वेक्टर लॉ। ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बात को समझो। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ। इसका सबसे सटीक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है बेटा वो हमारा कौन सा हो जाता है? सर सबसे सटीक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा आ जाता है करंट। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल करंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ। इसलिए ये क्या जाता है? हेंस इट्स स्केलर। इसलिए बेटे इसे अपन क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। इस बात को समझिए, ठीक है। कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका यहां पे बता देते हैं बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब कोई भी एक ए वेक्टर दिया गया है तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगी और एक उसके पास क्या होगी? डायरेक्शन। ये सिंबॉलिक फॉर्म है किसी को भी रिप्रेजेंट करने का। और वहीं अगर इस वेक्टर को मैं किस तरीके से बना दूं बेटा? एक ग्राफिकल मेथड से बना दूं तो इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है बेटा हमारा मैग्नीट्यूड को। और आगे वाली जो चीज होती है बेटा उसे अपन बोलते हैं हेड। और पीछे वाली जो चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टेल बोलते हैं। ये हमारा बेसिक चीज हमारी आ गई है जो हमने पहले लेक्चर में चीजें सीखी थी। इसके पास प्रॉपर्टी, अगर बेसिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज निकल के आई थी। पहली वेक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी निकल के आई थी दैट इज शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर
पहली प्रॉपर्टी ये निकल के आई थी बेटा इसकी, और दूसरी जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी निकल के आई थी दैट इज रोटेशन ऑफ वेक्टर। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी निकल के आई थी। अब ध्यान से सुनना, तो ये मैं कह रहा हूं ना, धीरे 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 आराम से सारी चीजें होती जाएंगी। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो कि सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, आप डायरेक्ट इन नोट्स को भी अपने कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है, नोट से डाउनलोड करके। अगर आप समझ के कर रहे हो तो उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। भले ही समय लगेगा, आज समय लगेगा, पर आप जब नोट्स लिखोगे तो आपको पता होगा ना ये पॉइंट किस बात पे लिखवाया है, ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के लिए एक कंडीशन याद रखना कि ये हमेशा किसकी बात करते हैं, इन अ प्लेन की बात करते हैं। आप किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कब तक कर सकते हो, जब बेटा वो एक ही प्लेन में होगा। अब ध्यान से देख लो, ये मोटा मोटा कंक्लूजन्स जो निकल के आए बेटा, ये हमारे लेक्चर नंबर 1 के निकल के आए थे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। इसके बाद बेटा हम लोगों ने जो बात करी थी, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी निकल के आई थी दूसरी, वो थी दूसरी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात की जाए तो एंगल कैसे देखा जाएगा, या तो बेटा टेल से टेल, या इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, हेड टू हेड। ये दोनों केसेस में जो स्मॉलर वाला पार्ट है ये थीटा, ये स्मॉलर पार्ट है थीटा, ये हमारा एंगल था। यहां पे हमने क्या लिखा है बेटा, टेल टू टेल, टेल से टेल मिले, या हेड से हेड मिले, और लेना कौन सा एंगल है, स्मॉलर स्मॉलर एंगल। तो ये हमने सीखा था किसमें बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बीच में हमने ये चीजें सीखी थी। तो ये कुल मिला के बातें थी बेटा जो हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखी थी। जल्दी से बता दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। इसके बाद बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मैंने आपको सिखाया था, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन बेसिक आप समझ जाते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वेक्टर जरूरी हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर के बारे में, जिसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बेटा वैसे तो ये समझ जाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ये सारी की सारी बातें आप जानते हो। क्लियर है? टाइप्स ऑफ वेक्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या है वो याद रखो। पहली अगर मैं बात लिखूं, पहला पॉइंट ध्यान से देखना, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, कॉमा, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। ये तो पहला पॉइंट आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया था। क्लियर है बेटा? अपन पार्टीशन करके लिखते जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये निकल के आया था। दूसरा पॉइंट बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो दूसरा पॉइंट मैंने ये समझाया था। दूसरा पॉइंट क्या समझाया था कि सर कोप्लेनर की बात करें, किसकी बात करें, कोप्लेनर की बात करें, तो कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स की जरूरत होती है कि हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाए। स्पेशल पॉइंट मैंने लिखवाया था। तो एक ही प्लेन में जरूरत होती है 3 की, डिफरेंट प्लेन में जरूरत होती है 4 की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 मिनिमम, लिख देता हूं मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड
टू मेक a resultant zero in कोप्लेनर। कोप्लेनर को बेटा इना प्लेन भी लिख सकते हैं, वो इंग्लिश है बस, ठीक है। इना प्लेन लिख दें, कोप्लेनर बोल दें, बात एक ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मिनिमम 4 vectors are required to make resultant zero in non कोप्लेनर। नॉन प्लेनर में कितने की जरूरत होती है बेटा? 4 की जरूरत होती है। प्लेनर में कितने की जरूरत होती है? 3 की जरूरत होती है। ये बात मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बेटा जब भी जीरो वेक्टर बोला जाता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है? आर्बिट्रेरी। जीरो वेक्टर का, जीरो वेक्टर या इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? नल वेक्टर। इसकी कभी भी कोई आपसे डायरेक्शन की बात करेगा कि मैग्नीट्यूड तो जीरो है पर डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन का जवाब होना चाहिए आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, ये ऑप्शंस में मिल जाएगा, वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड। फिफ्थ, आपसे किसके बारे में पूछेगा बेटा? यूनिट वेक्टर के बारे में पूछ। यूनिट वेक्टर के बारे में जब भी ये पूछेगा तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा? इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यूनिटी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड बेटा यूनिटी होता है, ठीक है। और अगर इसके वैल्यू लिखी जाए तो ए मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? अब इसी में कोई आपसे एक्सिस के यूनिट वेक्टर पूछ लेगा तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इनको बेटा आपस में ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये j कैप है, यूनिट वेक्टर इन y एक्सिस। ये i कैप है, यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस। और ये क्या हो जाएगा? k कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन कौन से एक्सिस बेटा? z एक्सिस के बारे में। तो ये आप देख लीजिए बेटा, ये कहानी है हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। आप बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से ये बताओ पहले, फिर अपन आगे की कहानी सुनेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर, ठीक है। अब एक बात और समझो बेटा, एक मैंने वेक्टर बाद में आपको और समझाया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर था, पांचवा। पांचवा पॉइंट हो गया क्या? हाँ, छठवां पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। कौन सा वेक्टर सर? पोलर वेक्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोलर वेक्टर इंपॉर्टेंट है। पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल याद रखना बेटा। पोलर वेक्टर की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन पे अगर बात करें, जो किस पे डिपेंड करती है बेटा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो इसका जो एग्जाम्पल निकल के आता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर। और दूसरी कंडीशन की बात करें जो किस पे डिपेंड करती है बेटा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, तो उसका जो एग्जाम्पल होता है, दैट एग्जाम्पल इज फोर्स। हाय हाय, फोर्स होता है, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट वाला तो आप सीख चुके हो, इनिशियल से फाइनल तक जोड़ने वाली लाइन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप कब सीखोगे? जब बेटा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, तभी ये वाली बात करूँ।
क्लियर है? जैसे नोट्स बता रहा हूं वैसे ही करना। आपके पास समय कम है, आपके पास ये सब सोच के छांट के लिखने का टाइम नहीं है, मेरी बात मानो। इसमें ऐड करते जाना, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव योर टाइम। अब ये बात समझो, आपको कोई नई बात पता चले तो इसी में ऐड करते रहना, क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक बेसिक फ्रेम आपको बना के दे दिया ना कि यार ये बेसिक बेसिक चीजें इतनी तो चाहिए ही चाहिए है, आपको कहीं से कोई नया ज्ञान मिले आप उसमें उतार देना। पर ऐसा थोड़ी है कि जीरो से आप शुरू करोगे, कोई भी चीज जीरो से शुरू करते हो ना तो ज्यादा समय लगेगा। आप खुद समझदार हो इस चीज के लिए, ये वाली बात आप याद रखना। अगली चीज बेटा बताता हूं, किसी भी वेक्टर का आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये बेटा हमारे 6 पॉइंट हो गए जो बहुत ज्यादा जरूरी थे। जल्दी से बताओ, इतने पॉइंट सारे क्लियर है बेटा? फिर अपन उसके अगले पार्ट पे जाए जहां पे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखते हैं। पहले इतना बता दो, इतना क्लियर है? टाइप्स ऑफ वेक्टर में इतनी ही बातें याद रखनी है, क्लियर है? फिर हम लोग कहां जाएंगे बेटा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे जाएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या सीखा था, जल्दी से बता दो। सर वेक्टर के टुकड़े करते हैं, ठीक है। एक मिनट हेडिंग देख लूं मैं किससे लिख रहा था, ठीक है, व्हाइट से लिख रहा था। अगला जो आ जाता है बेटा दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? 2D की। यहां पे सबसे पहले बात किस में करने वाला हूं? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि आपके ये वेक्टर दिए गए हैं, ये बेटा आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इसके बीच में ये कोई वेक्टर है, a वेक्टर है, ठीक है। ये कोई एंगल है जो अल्फा बना रहा है, और ये कौन सा वेक्टर है? a वेक्टर बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं कि r से समझोगे? a वेक्टर है, ये आई कैप है, और ये क्या है बेटा? जे कैप। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको आप ए एक्स बोलते हो, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको आप ए वाई बोलते हो। ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होता है? ए कॉस अल्फा। और ए वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए साइन अल्फा के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मेरा ए जो वेक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के बराबर होगा। क्लियर है? ए का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, तो ये जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, या फिर इसका ए एक्स की अगर मैं वैल्यू लिख दूं, तो ए एक्स का अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई का स्क्वायर के बराबर होगा। ये बेटा तरीका है, हमारे मैग्नीट्यूड निकलेगा। अगर आपसे कोई ये अल्फा पूछ ले तो जब भी एंगल पूछेगा तो किसको याद करोगे? टेन अल्फा को याद करोगे। तो टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? सर टेन अल्फा जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए वाई अपॉन ए एक्स के। तो यहां से आप एंगल निकाल सकते हो। मैं बार बार चीजों को डब्बे में बंद नहीं कर रहा हूं, ये सारी ही चीज डब्बा है, मतलब ये सारी ही चीज इंपॉर्टेंट है जो यहां लिख रहे हैं, ये बात को समझो। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ए लिख दिया, ए वैक्स लिख दिया, अल्फा लिख दिया, ठीक है सर। अब कॉस और साइन के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरा जो ए वेक्टर है वो आ जाएगा ए कॉस अल्फा आई कैप में प्लस ए साइन अल्फा दैट विल बी इन जे कैप। इस बात को समझो, ये आपने इसको कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख दिया। ये मेरी मेन बात थी किसके टर्म्स में? 2D के टर्म्स में। और यहीं अगर मैं चीज आपको सेकंड अगर मैं समझा दूं 3 डायमेंशन के टर्म्स में, और 3 डायमेंशन को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
याद करो जिसमें अपन ने एक डब्बा बनाया था और सारी चीजें समझी थी। बस यहां पे अब क्या होगा बेटा, जिस तरीके से अभी हम सिर्फ और सिर्फ किस में जा रहे थे सर, एक्स वाई में जा रहे थे, अब हमारी 3 एक्सेस हो गई। ये हमारी एक एक्सेस हो गई, ये हमारी दूसरी एक्सेस हो गई, और ये हमारी तीसरी एक्सेस। और अब जो वेक्टर है बेटा वो इनके बीच में दे दिया, और कोई अंतर थोड़ी है, ये वेक्टर दे दिया। अब ये वेक्टर के अलग अलग एंगल दे दिए, मतलब ये एंगल यहां से दे दिया, यहां से दे दिया अल्फा, यहां से दे दिया बीटा, और यहां से दे दिया बेटा ये एंगल कितना, गामा। बस यही तो किया है हमने, डायरेक्शन तो सेम है। मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी सर, ये हमारी हो जाएगी जे कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा आई कैप, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा के कैप। अगर मुझे इस ए वेक्टर को लिखना है तो ए वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं कि जो ए वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस आई कैप प्लस कंपोनेंट इन वाई एक्सिस जे कैप प्लस कंपोनेंट इन जेड एक्सिस के कैप। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। और यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं कि अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बातें बेटा सब मैग्नीट्यूड की हो रही है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बात जो आती है, यहां पे दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आते हैं जो आपने सीखे हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले तो एंगल की बात आ जाए कि कोई एंगल पूछ ले, तो यहां पे जो एंगल निकाले जाते हैं उन्हें कोसाइन एंगल बोला जाता है। कोसाइन एंगल याद आ रहा है कि नहीं? कोसाइन एंगल कोई आपसे पूछ ले तो यहां पे कॉस अल्फा कैसे निकालोगे सर, ए एक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कोसाइन बीटा कोई पूछ ले तो ये आ जाएगा ए वाई का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और कॉस गामा अगर पूछ ले तो ए जेड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहां पे एंगल इस तरीके से निकाले जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोई एंगल पूछ लेगा तो यहां पे बेटा अल्फा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। कोई यहां पे बीटा एंगल पूछ लेगा तो कॉस इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए हो जाएगा। और यहां पे कोई गामा एंगल पूछ लेगा तो कॉस इनवर्स ऑफ ए जेड अपॉन ए हो जाएगा। ये है बेटा कोसाइन और ये है हमारे एंगल्स। क्लियर है? इसके नीचे दो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिखे थे हमने। पहला जो आ गया था ए वाला, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये बेटा 1 के बराबर था। दूसरा एक्सप्रेशन जो आ गया था दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 के बराबर आ गया। ये बेटा यहां से देखो, यहां तक बात खत्म हो गई टाइप्स ऑफ वेक्टर की। यहां तक जो बात शुरू हुई है यहां से लेकर के इस पॉइंट तक, ये हमारी सारी बातें हैं किसकी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक। जल्दी से बताओ यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, वरना फिर अपन आगे चलते हैं, क्योंकि आगे अब अपने एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरफ चल रहे हैं। जल्दी बता दीजिए यहां पे कोई आपको दिक्कत है तो। अब यहां पे बेटा मैं जो बात आपको समझाने वाला हूं दैट इज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन, और अगर आप बोलो तो बेटा इसी के साथ में मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी रिलेशनशिप यहीं पे लिख दूंगा, या चलो अपन बाद में लिख लेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, पहले एडिशन की कहानी समझ ले। मान लो बेटा यहां पे एक आर वेक्टर है जो आपको कैसे मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से
तो यहाँ पे आर वेक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा मैग्नीट्यूड का, वो हम बहुत अच्छे से अब जानने लगे हैं। क्या आएगा जल्दी से बताओ सर। हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होगा। क्लियर है? ये बात याद रखना। जहां पे अगर आर मैक्सिमम की बात करूं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या आएगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आएगा। कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 डिग्री। और यहीं पे अगर मैं बात करूं आर मिनिमम की, तो आर मिनिमम कितना आएगा सर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर आएगा। कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। क्लियर है? मेरा जो रेंज होती है बेटा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से रिजल्टेंट मेरा ज्यादा होता है या बराबर होता है किससे बेटा, मैक्सिमम जो जा सकता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर थे। ये हमारी रेंज होती है। मैं ब्रैकेट लगा देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ये हमारी क्या जाती है बेटा, दिस इज अवर रेंज। कोई भी वेक्टर यहां से शुरू और यहां तक खत्म होगा। क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात ये बता दो। और इसी में कोई आपसे अगर एंगल पूछ लेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, एंगल, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टेन अल्फा की, दैट इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। साथ ही साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने ये समझाया था आप लोगों को कि जब भी आपको बोला जाए कि रिजल्टेंट का एंगल 90 डिग्री है, मतलब मेरा जो आर वेक्टर है बेटा वो परपेंडिकुलर है किसी भी वेक्टर के, तो आप इसको किससे इक्वेट कर सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा को इक्वेट कर सकते हो किससे बेटा, 0 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2-3 सवाल जहां पे ऐसे आप अटक जाओगे जहां पे ये बोला जाएगा एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये वो जगह होगी जो आपको मदद करेगी निकलने में। ये बात आप याद रखना। अब इसी में बेटा मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, वो टेबल मैं दोबारा से आपके लिए बना देता हूं कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए है जो किसके बराबर हो, ए वेक्टर, आर वेक्टर का, आर वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अगर मुझे कंडीशन दे दी कि मेरा ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी के और वो स्मॉल ए के बराबर है, तो बेटा इसका जो जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने एक्सप्रेशन आपको सिखाई दिया था। और इसके अलावा ये थोड़ा तिरछा सा नहीं दिख रहा है सर, टेढ़ा टेढ़ा लिख रहे हो, क्या बात है? टेढ़ा है पर मेरा है। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर और ये ए के बराबर है, तो इसका बेटा आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2a कॉस ऑफ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। ये बेटा इसका जनरल एक्सप्रेशन। और यहीं पे अगर अलग अलग एंगल्स के लिए बात की जाए तो आर का जो एक्सप्रेशन सेम कंडीशन पे अलग अलग एंगल्स पे देखा जाएगा, तो बेटा जब भी हमारा 0 डिग्री होगा तो वैल्यू रिजल्टेंट की कितनी होगी बेटा, 2a। जब भी कितना कर दें बेटा, 60 डिग्री होगा तो वैल्यू आएगी √3a। जब भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ये होगा बेटा √2a। और जब भी 120 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू a के बराबर होगी। और जब भी 180 डिग्री होगा तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ये वाली वैल्यू और ये वाला एक्सप्रेशन मैंने आपसे कहा है कि प्लीज ये वाली बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात मैंने ये आपको सिखाई थी बेटा कि कभी भी आप a प्लस बी ए माइनस बी वाला मैं एंड में बता दूं। इसके बाद एक और चीज यहां पे समझो। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, सब्सट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जहां पे आप आर वेक्टर बेटा जो लिखोगे दैट इज ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से याद करवाया है। जहां पे आर डैश बोल देता हूं बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहां पे -2ab हो जाता है और यहां पे आ जाएगा बेटा cos थीटा। ये एक्सप्रेशन आपको बोला है याद कर लेना। अगर मेरा, और इसका स्पेशल केस क्या होता है बेटा, कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो और ये ए हो, तो मेरा जो जनरल रिजल्टेंट आ जाता है बेटा वो निकल के आता है 2a साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये भी चीज मैंने आपको बता दी थी कि अगर प्लस में है तो कॉस और माइनस में है तो क्या आता है बेटा, साइन आता है। उसके साथ ही में मैंने आपको क्या सिखा दिया, मान लो आपके दो वेक्टर दिए गए, ध्यान से देखना बेटा, ये ए वेक्टर है, ठीक है सर, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, ये बेटा ए वेक्टर है, इसी से ये जुड़ता हुआ मैंने क्या बना दिया बेटा, बी वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये मेरा कौन सा वेक्टर है, ये सर आपका ए वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये एंगल बिटवीन वेक्टर है दैट इज थीटा। तो अब इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है ए प्लस बी का, ये जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, यहां बना देता हूं, हाँ, ये जो रिजल्टेंट आर वेक्टर आया है, आर वेक्टर जो आया है जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, ये बेटा इन द प्लेन होता है, इन द प्लेन होता है। ये बात मैंने आपको लिखवाई भी है। अब इसी में अगर मैं माइनस बी वेक्टर कर दूं बेटा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जरा ये बताना सर। माइनस बी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर बी ये है तो ये सर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ए और माइनस बी के बीच में एंगल जो बनेगा, ए और माइनस बी के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 180 माइनस थीटा के बराबर। और अब जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, अब जो रिजल्टेंट आएगा उसमें और ए माइनस बी में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये हमारा आर डैश वेक्टर है जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। क्लियर है। खास बात ये है कि इनके बीच में बेटा ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ए वेक्टर और ए प्लस बी और ए माइनस बी में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ये बात आप याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं बेटा। ये बात कर ली मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब अपन और आगे चलते, देख लें पेज तो खत्म नहीं हो गए। इसके बाद सर आपने क्या सिखाया था? इसके बाद सर हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस करे थे। आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। इसके बाद आ जाते हैं हम किस वाले पार्ट पे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पे। प्रॉपर्टीज अपन एंड में एक साथ लिख लेंगे जैसा कि हम लोगों ने क्लास में लिखा। तो यहां पे अगर बेटा अगली बात करूं दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो आ गया था बेटा दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के साथ आप लोगों ने क्या लिखा था सर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। क्लियर है? हाँ सर। जहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है दैट इज इक्वल्स टू ए और बी के बराबर आ जाएगी। ये कब आ जाएगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 डिग्री होगी। इस बात को समझो। कोई आपसे कभी एंगल पूछे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये हमसे एंगल बिटवीन वेक्टर्स जब हमसे पूछा जाएगा या हमें निकालना होगा,
उस समय हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जल्दी से बता दो, ये वाली बात क्लियर है? यहां पे बेटा डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। यहां से जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है? स्केलर होता है, इसलिए स्केलर। अगर याद हो तो आपने यहीं पे ही सीखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो बेटा वो भी यहीं पे लिख देता हूं फॉर्मूला। तो पहला क्या बेटा? दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बेटा बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है कि नहीं है? और अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी का अगर वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ये आ जाएगा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पे जो आ जाएगा बेटा वो बी कैप आ जाएगा, क्योंकि हम बी के डायरेक्शन में ले रहे हैं, उसका डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर होता है। और यहीं पे अगर दूसरा अगर मुझे लिखना हो, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की बात करूंगा, तो बी ऑन ए क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा बी कॉस थीटा के बराबर, जो कि क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। और अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू यहां पे आ जाएगा ए कैप। आप इस बात को ध्यान से समझो। क्लियर है? इस पे मैंने क्लास में एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल भी करवाया है डायरेक्शन को लेकर के, मेरे ख्याल से 2/9 वाला एग्जाम्पल है जहां तक वैल्यूज मुझे याद है। तो ये बेटा डॉट प्रोडक्ट की कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। क्लियर है कि नहीं? आप ये याद रखना, कभी कोई भी वेक्टर एक दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर बोलेगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको 90 डिग्री लेना है, और अलोंग दी बोलेगा, पैरेलल बोलेगा तो 0 डिग्री लेना है। ये बात आप याद रखना। क्लियर है? ये उसके अलग अलग तरीके हैं चीजों को बोलने के। अगली बात जो आ जाती है बेटा वो किसकी आ जाती है? वो सर आ जाती है आपका सेकंड वाला पार्ट है, जो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। जिसे अपन और किस नाम से जानते हैं? जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं इसे वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से। यहां पे क्या होगा सर? ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और ये आ जाएगा एन कैप। अगर आपको एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या बताता है ये बेटा? इसकी डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं बेटा? राइट हैंड थंब रूल भी लिख सकते हैं और स्क्रू रूल भी लिख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। अब आप ये बात याद रखना कि यहां पे जब भी आप लिख सकते हो या लिखते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू जो रिजल्टेंट आ रहा है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर के लिए हम लिखते हैं ये जो सी वेक्टर आ रहा है, या फिर ये जो इसकी डायरेक्शन आई है एन कैप की, ये जो डायरेक्शन आई है एन कैप की इज रिजल्टेंट is always perpendicular to the plane carrying a vector and b vector। और इसका बेटा आप लोगों को याद हो तो डायग्राम मैंने कुछ इस तरीके का आपका बनवाया था।
कि ये अगर बेटा हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है और इसमें ये दो वेक्टर बने हैं हम, ये मान लो एक ए वेक्टर बना हुआ है बेटा, और यहां से ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बना हुआ है, ये एक ही प्लेन में है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो इसके परपेंडिकुलर आता है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर, ये हमारा हो गया ए वेक्टर, ये हमारा हो गया बी वेक्टर, और ये हमारा जो आ गया रिजल्टेंट दैट इज सी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं है? जहां पे हमें ये पता चलता है कि इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री और इसके इसके बीच में एंगल 90, मतलब यहाँ पे जो सी वेक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड दिस रिजल्टेंट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो। ये दोनों ही वेक्टर के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी सिखाया है, चाहे एडिशन हो, मतलब दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये भी याद रखना, दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये भी याद रखना। ये जो सी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट आएगा परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, क्लास में बताया है। यही सी वेक्टर बेटा याद रखना परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। क्लियर है? और इसी के साथ एक और कोई चीज छूट रही है, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, हो तो गए सारे। क्लियर है? मतलब ये कुल मिला के इन सभी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात याद रखना आप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में गई होगी। ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट और ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन्हीं डॉट और क्रॉस के आई जे के कैप फॉर्मेट और लिख देता हूं, चलो यहां पे लिख देता हूं। यहां पे बेटा डॉट प्रोडक्ट का अगर आई जे के कैप फॉर्मेट में लिखूं कि जब भी हमारा, अलग से यहां पे, जब भी हमारा ए वेक्टर मान लो कैसा दिया गया है बेटा, हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। बी वेक्टर जो दिया गया है बेटा वो हमारा दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहां पे बेटा जब भी आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो याद रखना इसमें आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप की इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है बेटा, 1 निकल के, क्योंकि यहां पे आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन। क्लियर है? मतलब ये कि जब भी आप लोगों को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला जाएगा तो आपको ए का मल्टीप्लाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला जाएगा, तो आई का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो ए एक्स बी एक्स होगा, प्लस जे का जे से करेंगे तो ए वाई बी वाई होगा, प्लस के का के से करेंगे तो ए जेड बी जेड होगा। क्लियर है? तो ये वाली बात बेटा आप लोग याद रखना। क्लियर है? आई का आई से करना है, जे का जे से करना है और के का के से करना है। इतनी बात समझ में आई? अब यहीं पे बेटा अगर ये बात मैं समझाना चाहूं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपकी वैल्यू दी गई है तो ए वेक्टर अगर आप मान लो दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर की बेटा वैल्यू दी गई है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपको क्या निकालना है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है और इसकी वैल्यू चाहिए है। तो आप क्या करोगे, यहां पे डिटर्मिनेंट फॉर्मेट निकालोगे।
के ऊपर क्या लिखोगे सर? ऊपर लिखेंगे आई कैप, फिर लिखेंगे जे कैप और फिर लिखेंगे के। यहां पे आ जाएगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। यहां पे आ जाएगा बी एक्स, बी वाई और बी जेड। क्लियर है? हाँ सर। और इनकी जब वैल्यू लिखोगे तो बेटा पहला वाला कौन आ जाएगा? आई कैप। तो आई कैप में इसको और इसको हाइड करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ए वाई बी जेड, और इसका मल्टीप्लाई इसमें विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस का ए जेड और बी वाई। जे कैप जो होता है बेटा वो माइनस में आता है, तो माइनस का यहां पे जे कैप आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको और इसको हाइड करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का हो जाएगा बेटा ए जेड और बी एक्स के बराबर। अब आखिरी वाला ले रह जाएगा, तो बेटा के कैप फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। इसको और इसको हाइड करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो माइनस का हो जाएगा ए वाई और वैल्यू आ जाएगी बी एक्स। तो बेटा यहां से हमारा आई जे के कैप आ जाएगा। इस फॉर्मेट को अगर मैं लिख करके बताऊं तो यहां पे भी लिख सकता हूं कि आई क्रॉस आई दैट इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा आपकी? अच्छा, जब क्रॉस कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू इंडिविजुअल करेंगे तो बेटा 0 आती है। यहां पे हम लोग ये याद रखना, ठीक है? हाँ सर। तो इंडिविजुअली नहीं करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं बेटा? यहां पे हम इस तरीके से करते हैं, यहां पे लिखते हैं आई, यहां पे लिखते हैं जे, और यहां पे आई, और यहां पे लिखते हैं जे, और यहां पे लिखते हैं के। तो आई क्रॉस जे करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है? के क्रॉस आई मिलते हैं तो हम क्या मिलता है बेटा? आई। और के क्रॉस आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जे मिलेगा। तो इस तरीके से करते हैं। मेन हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म से सारी चीजें निकल जाती हैं। ये लिखने के तौर पे लिख लेना, और कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्शन तो आप वैसे भी राइट हैंड थंब रूल से ही बताने वाले हो। बेटा यहां तक हमारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। जल्दी से बताओ, यहां तक एक एक चीज क्लियर है? जल्दी से बता दो। यहां तक सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं? हाँ सर। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूं बेटा मैं, डॉट और क्रॉस के, स्टेटमेंट वाइज। जल्दी से बताओ कौन कौन सा कॉम्यूटेटिव है, कौन सा कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए प्लस बी एसोसिएटिव कौन सा है और कौन सा एसोसिएटिव नहीं है, वो स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर से शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला कौन आ जाता है बेटा? एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर कोई ये पूछे कि ये कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएट, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, ठीक है? सेकंड जो आ जाता है बेटा, दैट इज वेक्टर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है बेटा? यहां पे ध्यान से देखो, और यहां पे अगर लिखूं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो ना तो बेटा ये कॉम्यूटेटिव है, ना ही तो ये एसोसिएटिव है। ध्यान से देख लो, ना ही तो बेटा ये कॉम्यूटेटिव होता है, ना ही ये क्या होता है बेटा? एसोसिएटिव होता है। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी मैंने क्लास में आपको लिखवा रखी है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर बेटा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर।
जल्दी से बताओ। तो अगर बेटा मैं बात करूं थर्ड, इसके बारे में सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर डॉट प्रोडक्ट में कोई मुझसे पूछे कि ये कॉम्यूटेटिव है, और यहां पे मैंने आपको समझाया था एसोसिएटिव नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में, यहां पे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप इसका जवाब क्या दोगे कि सर ये कॉम्यूटेटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। और फोर्थ अगर हमारा आ जाएगा बेटा, फोर्थ वाला कौन सा आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे तो यहां पे लिखता हूं कॉम्यूटेटिव, और इसके नीचे लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये याद रखना बेटा, ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये सारी की सारी चीजें बेटा मैं ऑलरेडी क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं। चाहे तो रेफरेंस के लिए दोबारा से आप एक बार नोट्स क्लास के आप देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? अगला आ जाता है बेटा लास्ट हमारे पास फॉर्मूला। इधर ही लिख दूं क्या बेटा, जगह है हमारे पास? हाँ सर। किसका लिखना है? ये आया नहीं है पर फिर भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये किसके बारे में बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर बेटा यहां पे हमें साइड गिवन है, दैट इज हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देख लो, ये बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाता है अगर हमें ट्राइंगल की क्या दी गई है बेटा, साइड दी गई है, दैट इज हाफ ए क्रॉस बी। और यहीं पे अगर मैं लिखूं किसका बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर साइड गिवन है तो बेटा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर यहां पे बेटा मुझे साइड की जगह डायगोनल दिया गया है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी। तो यहां तक बेटा ये सारे के सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मोस्टली कवर कर ली है यहां पे। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा मैंने यहां पे कवर कर ली हैं आप लोगों की जो जरूरी हैं। तो इतनी चीजें बेटा आप अपने नोट्स में बहुत बढ़िया से पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स मैंने बना के आपको दे दिए हैं। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप बढ़िया से नोट्स में लिख लेना बेटा। और जो भी देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऐड होने चाहिए तो कीप ऑन ऐडिंग ना। अब आपको ग्राउंड जीरो से शुरुआत नहीं करनी होगी कम से कम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नोट्स आपके काफी फायदेमंद होंगे। समय दे करके आप बिल्कुल इनको अच्छे से बना लीजिए। और जरूरी है बेटा अभी बना लें क्योंकि बाद के टाइम पे हमारे पास चैप्टर भी डिफिकल्ट होंगे जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तब हम पे ये भी प्रेशर होगा कि यार एग्जाम की डेट पास में है, और तब हमारे पास शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं होगा। अभी ये एडिशनल चीजें छोटी छोटी करते हुए चलोगे तो बेटा एंड में आपके पास पाइल्ड अप नहीं होंगे, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बने हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने लाइव लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।